हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिशियल लीगल। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग के पार्ट 2 के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 31 से लेकर 33 तक ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सेक्शन 28 से लेकर 30 तक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 30 तक, जहां हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि वो कौन से रूल्स होंगे जो एप्लीकेबल होंगे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था कि जो आर्बिट्रेटर्स के द्वारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी वो कैसे होगी। थर्डली हमने डिस्कस किया था कि आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर करने के लिए टाइम लिमिट क्या है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि आर्बिट्रेशन से भी ज्यादा एक क्विक प्रोसेस होती है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की, उसे हम कहते हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। तो हमने फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के बारे में भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने देखा था कि आर्बिट्रेशन में जाने के बाद भी पार्टीज जो है वो अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकती हैं आपस में सेटलमेंट के द्वारा। ये प्रोविजन हमारे दिया गया था सेक्शन 30 में एंड हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 31 से लेकर 33 तक। तो सबसे पहले जो सेक्शन 31 है वो ये डिस्कस करता है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा उसके फॉर्मेट क्या होगा एंड उसके कंटेंट्स क्या होंगे। सेकेंडली जो सेक्शन 32 है वो ये बताता है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कब होंगी। वहीं जो सेक्शन 33 है वो ये बताता है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड में करेक्शन कैसे किया जा सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा सकता है, और इसके अलावा ये डिस्कस भी करता है एडिशनल अवार्ड्स के बारे में। तो हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 31 से। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्शन 31 है वो ये बताता है कि आर्बिट्रल अवार्ड के कंटेंट्स क्या होंगे और किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो जो सबसे पहले सेक्शन मैंडेट इंपोज करता है वो ये कहता है कि एक आर्बिट्रल अवार्ड हमेशा राइटिंग में होगा। सेकेंडली ये कहता है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है इट हैज टू बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। नाउ अगर ट्रिब्यूनल कंपोज कर रहे हैं सिर्फ 16 आर्बिट्रेटर्स है तो उसका सिग्नेचर होगा, लेकिन ऐसा ट्रिब्यूनल जहां पर मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स हैं, यानी कि देयर इज अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तो उस केस में अगर सारे का सिग्नेचर नहीं है, अगर वहां पर मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स का सिग्नेचर है तो भी ये क्लॉज जो है वो फुलफिल माना जाएगा। थर्डली पार्टीज जो है वो एक प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड करती है अपने सेक्शन 20 के अंदर, तो वो जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होगी उसका भी लिखा जाना कंपलसरी है। इसके अलावा जिस दिन आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर किया गया था उस दिन की डेट भी लिखी जाना जरूरी है। नाउ आर्बिट्रल अवार्ड अगर आपका रेंडर किया जा चुका है तो ये भी कंपल्शन है कि आर्बिट्रल अवार्ड की जो साइंड कॉपी है वो भी दोनों पार्टीज तक पहुंचनी चाहिए। ये मैंडेट इंपोज करता है हमारा सेक्शन 31। नाउ इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो सेक्शन 31 कहता है कि होनी चाहिए आपके आर्बिट्रल अवार्ड में। सेक्शन 31 है वो एक मैंडेट इंपोज करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर कि उन्हें वो रीजंस मेंशन करने हैं कि किन रीजंस के बेसिस पे उन्होंने आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर किया गया है। नाउ इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं कि कब कब रीजन मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर पार्टीज खुद अग्री कर रही हैं कि हाँ रीजन लिखा जाना कंपलसरी नहीं है, कि हमारे आर्बिट्रल अवार्ड में रीजन न लिखा जाए तो रीजन नहीं लिखा जाएगा। वहीं सेकेंडली अगर अवार्ड जो है वो अग्रीड टर्म्स पे है, यानी कि जो हमने सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था हमारे प्रीवियस वीडियो में, दैट इज सेक्शन 30, अगर सेटलमेंट के बेसिस पे कोई आर्बिट्रल अवार्ड आता है तो उसके भी रीजंस नोट किए जाने जरूरी नहीं है, ये कहता है हमारा सेक्शन 31। तो अब हम आते हैं सेक्शन 32 पे। तो जो सेक्शन 32 है वो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में। तो जो सबसे पहले सेक्शन 32 कहता है वो ये कहता है कि 2 रीजंस के बेसिस पे हम कहेंगे कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो टर्मिनेट कर दी गई है। तो जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स हैं वो फर्स्टली तब टर्मिनेटेड मानी जाएंगी जब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर कर चुका है, या सेकेंडली जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो सबसेक्शन 2 में दिए गए किसी भी रीजन के बेसिस पे ऑर्डर कर सकता है कि प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट कर दी जाए। तो अब हम देखते हैं कि सबसेक्शन 2 में क्या क्या रीजंस मेंशन्ड है। तो जो सबसे पहले रीजन मेंशन्ड है वो ये है कि जो क्लेमेंट है वो खुद ब खुद अपना क्लेम विड्रॉ कर लिया है, तो इस बेसिस पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर सकता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यहां पर एक एक्सेप्शन दिया गया है इस पॉइंटर का, और वो ये है कि जब डिफेंडेंट है वो अप्लाई करके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये कहता है कि उसके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करने के लिए आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का कंटिन्यू होना जरूरी है, तब इस केस में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड नहीं होंगी। सेकेंडली जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि अगर पार्टीज खुद ब खुद अग्री कर रही हैं कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर दिया जाए, तब जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर करके टर्मिनेट कर सकता है। वहीं थर्डली अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को खुद लगता है कि जो प्रोसीडिंग्स है या तो उनको कंटिन्यू करना अननेसेसरी है या इम्पॉसिबल है, तो इस बेसिस पे भी वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर सकता है।
वहीं जो सेक्शन 32 है वो फर्दर ये भी कहता है कि जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट होती हैं तो उसके साथ साथ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मैंडेट भी टर्मिनेट हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 32। नाउ अब हम आते हैं सेक्शन 33 में। तो सेक्शन 33 जो है वो तीन मेजर चीजों की बात करता है। तो सबसे पहले कि आर्बिट्रल अवार्ड में करेक्शन कैसे किया जा सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जा सकता है, एंड थर्डली वो बात करता है एडिशनल अवार्ड की। तो जो सबसेक्शन 1 है वो सबसे पहले बात करता है कि आर्बिट्रल अवार्ड में करेक्शन कैसे किया जा सकता है। तो जो सबसेक्शन 1 है वो सबसे पहले ये कहता है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर हो चुका है पार्टीज को तो उसके 30 डेज के अंदर अगर किसी पार्टी को करेक्शन चाहिए तो वो अप्लाई कर सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, लेकिन वहां पर एक प्री रिक्विजिट है कि उसे दूसरे पार्टी को नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो करेक्शन है आर्बिट्रल अवार्ड को वो इनफाइनाइट स्कोप का नहीं है, वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर केसेस में हो सकता है। तो वो केसेस में मेंशन है हमारे सबसेक्शन 1 में। जो करेक्शन है वो केवल हो सकता है कंप्यूटेशनल एरर्स का, किसी क्लरिकल एरर्स का, किसी टाइपोग्राफिकल एरर का, या किसी ऐसे एरर का जो कि सेम नेचर का है। तो ये सब मेंशन है हमारे सबसेक्शन 1 में। तो जो सबसेक्शन 1 है वो आगे इंटरप्रिटेशन की भी बात करता है। सबसेक्शन 1 बेसिकली ये कहता है कि जो पार्टीज हैं वो आर्बिट्रल अवार्ड के किसी पॉइंट पे या किसी पार्ट के बारे में इंटरप्रिटेशन मांग सकते हैं, और जो इंटरप्रिटेशन होगा इट विल बी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड। यानी कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि अवार्ड से हटके कुछ नया है, अवार्ड को एक्सप्लेन करते हुए इट विल बी एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द अवार्ड। नाउ इंटरप्रिटेशन कौन मांग सकता है? तो फर्स्टली अगर दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं कि हाँ उन्हें इंटरप्रिटेशन चाहिए तो जो ट्रिब्यूनल है वो इंटरप्रिटेशन जो है ग्रांट करेगा। वहीं अगर सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसे इंटरप्रिटेशन चाहिए तो उसे पहले दूसरे पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा इस बारे में, तब वो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे। तो जो सबसेक्शन 2 है वो बेसिकली ये बोलता है कि जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास करेक्शन के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है तो ऐसे रिक्वेस्ट को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को 30 डेज के अंदर डिसाइड करना होगा। यानी कि 30 डेज के अंदर करेक्शन या इंटरप्रिटेशन देना होगा, या तो एक्सेप्ट करना होगा या तो रिजेक्ट करना होगा। तो जो टाइमलाइन मेंशन है करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन के लिए वो मेंशन है 30 डेज, एंड 30 डेज के भीतर ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा इस केस में। जो सबसेक्शन 4 है सेक्शन 33 का, वो बात करता है एडिशनल अवार्ड के बारे में। ये बेसिकली ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी क्लेम था जो एक पार्टी ने उठाया था और वो जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में डिस्कस भी किया गया लेकिन वो फाइनल अवार्ड में ओमिट कर दिया गया, तो ऐसे किसी क्लेम पे एक पार्टी एडिशनल अवार्ड मांग सकती है। लेकिन उसके प्रेरिक्विजिट क्या होंगे ये भी मेंशन है हमारा सबसेक्शन 4 में। तो ये बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी पार्टी को एडिशनल अवार्ड चाहिए तो सबसे पहले उसे तो एक नोटिस देना पड़ेगा दूसरी पार्टी को कि हाँ मैं एडिशनल अवार्ड के लिए ट्रिब्यूनल के पास जा रहा हूं। इसके अलावा ये दिया गया है कि उसे ये एप्लीकेशन एडिशनल अवार्ड के लिए 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा जब उसे आर्बिट्रल अवार्ड मिला था। तो ये यहां पर दिया गया है सबसेक्शन 4 के अंदर। इसके अलावा यहां पर सबसेक्शन 4 स्टार्ट होता है एक लाइन से, दैट इज अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। यानी कि अगर पार्टीज का आपस में जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है उसमें एडिशनल अवार्ड के लिए ऑलरेडी अगर कोई प्रोसीजर मेंशन्ड है तो वो प्रोसीजर फॉलो होगी, वरना वो प्रोसीजर फॉलो होगी जो हमारे सबसेक्शन 4 में मेंशन्ड है। तो जो सबसेक्शन 4 है वो बेसिकली ये कहता है कि एडिशनल अवार्ड दिया जा सकता है ऐसे क्लेम्स पे जो डिस्कस तो किए गए थे लेकिन फाइनल अवार्ड में मेंशन नहीं है, और इसे देने से पहले एक पार्टी को दूसरे पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा, और एडिशनल अवार्ड के लिए जो एप्लीकेशन है वो 30 डेज के अंदर होना चाहिए जब से आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर किया गया। तो दैट वाज द बेसिक ऑफ आवर सबसेक्शन 4। नाउ अब हम आते हैं सबसेक्शन 5 में। तो जो सबसेक्शन 5 है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर सबसेक्शन 4 में जो एडिशनल अवार्ड के लिए रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट अगर जस्टिफाइड है तो जो ट्रिब्यूनल है वो 6 दिन के अंदर ही एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो पार्टीज को दे देगा। ये कहता है हमारा सबसेक्शन 5। नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 6। तो जो सबसेक्शन 6 है वो बेसिकली ये बोलता है कि करेक्शन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए या एडिशनल अवार्ड के लिए जो भी टाइमलाइन मेंशन्ड है, जैसा कि हमने सबसेक्शन 2 में देखा था कि करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन के लिए जो टाइमलाइन मेंशन्ड है वो है 30 डेज की, वहीं जो एडिशनल अवार्ड के लिए टाइमलाइन मेंशन्ड है वो है 6 डेज की। तो ये जो टाइमलाइन मेंशन्ड है उसके अलावा भी अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि नेसेसरी है तो वो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। तो बेसिकली सबसेक्शन 6 पावर ग्रांट करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि वो टाइम एक्सटेंड कर सकता है। वहीं जो सबसेक्शन 7 है वो बेसिकली ये बताता है कि जो भी करेक्शन, इंटरप्रिटेशन या एडिशनल अवार्ड होगा वो उसी फॉर्म एंड कंटेंट के साथ होगा जो कि मेंशन्ड है हमारा सेक्शन 31 में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।